नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर हम आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं और इसी के साथ हम अपना अगला अध्ययन बिंदु लेके आएंगे, वो है शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपनी शिक्षण विधियों में चर्चा का विषय बनाएंगे, वो है दल शिक्षण विधि। तो देखिए, आज हम इसी विधि को आगे बढ़ाते हैं और इसी विधि का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। और मैं वापस कहूँगा कि आज हम शुरू कर रहे हैं अपना दल शिक्षण विधि। तो इसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि ये दल शिक्षण है, इसी दल का दूसरा नाम आता है, इसी दल का नाम आप इसे टोली शिक्षण के बारे में भी समझ सकते हैं या फिर आप इसे समूह के बारे में भी जान सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि दल शिक्षण का नाम किसी भी प्रकार से हमसे पूछ लिया जा सकता है। वो दल के बारे में अगर पूछ रहा है तो ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है तो उनके दो नाम इस प्रकार से हमसे पूछा जा सकता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इसके बारे में एक बार इसके परिचय के बारे में, इसका जो परिचय होता है उसी परिचय के बारे में अध्ययन करें। तो परिचय के बारे में हम कह सकते हैं कि ये शिक्षण विधि है, हमारे शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार से लागू होती है, उसी के बारे में आज हम इसके छोटे से परिचय के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, मैं बात कहना चाहूँगा कि अमेरिका में एक विश्वविद्यालय थी। अमेरिका में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिसका नाम होता है डेविड वारविक। इनका नाम है डेविड वारविक। तो मित्रों, डेविड वारविक उस समय के हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस समय युद्ध में शामिल होने वाले जितने भी सैनिक हुआ करते थे, उन सैनिकों को एक प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा था। और प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जाना था, वो प्रशिक्षण मित्रों इस रूप में ही था, और वो था दल के रूप में उनको प्रशिक्षण दिया जाना था। तो हम कह सकते हैं कि दल जो शिक्षण पद्धति है, ये द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू होती है। और सबसे पहले किसको ये प्रशिक्षण दिया गया? ये मित्रों दिया गया सैनिकों को, ये प्रशिक्षण दिया गया। जब ये सैनिकों के बीच में प्रशिक्षण सफल हो जाता है, तब इसी प्रशिक्षण को या इसी प्रकार की जो शिक्षण पद्धति है वो हमारे शिक्षा क्षेत्र में लागू कर दी जाती है। शिक्षा क्षेत्र में इसको लागू कर दिया जाता है। और शिक्षा क्षेत्र में लागू करने वाले जो मुख्य विद्वान होते हैं, वो उसका श्रेय भी किनको जाता है? डेविड वारविक को ही जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दल शिक्षण पद्धति है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939 ईस्वी के समय ये शुरू होती है और हमारे शिक्षा क्षेत्र में ये 1955 ईस्वी में लागू हो जाती है। और इसके श्रेयकर्ता कौन है? इसके श्रेयकर्ता है डेविड वारविक। तो अब डेविड वारविक के अनुसार ये दल शिक्षण विधि क्या है, इसी के बारे में हम जानेंगे। दल शिक्षण का मतलब हमारे शिक्षा क्षेत्र में ये है कि एक विद्यार्थी नहीं, एक अध्यापकों का समूह होगा। किसका होगा? शिक्षकों का या अध्यापकों का समूह होगा। और वो समूह छात्रों के अध्यापकों का समूह होगा और वो समूह छात्रों के बीच में अपना अध्यापन कार्य करवाएंगे। और वो अध्यापन कार्य किस प्रकार से करवाएंगे, यही बात हम आगे बढ़ाएंगे। और इसी बात को लेकर के हम यह कहें कि अध्यापकों का जो दल होगा या एक संगठन होगा, वो किस रूप में अपनी कक्ष में या अपने विद्यालय के जितने भी छात्र हैं उनके समक्ष किस प्रकार से अध्यापन कार्य करवाएंगे। वो अध्यापन कार्य करवाने के लिए इनके पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है व्याख्यान के रूप में, जो एक विधि है, हमारे शिक्षण विधि में भी एक ये पद्धति है, इसको हम आगे अध्ययन करेंगे। ये है व्याख्यान विधि के बारे में। ये दल शिक्षण में काम में ली जाएगी या दल शिक्षण में जब शिक्षण कार्य किया जाएगा तो उस शिक्षण कार्यों में हम व्याख्यान विधि का भी इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ हम एक विधि का और इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्रश्नोत्तर विधि।
और प्रश्नोत्तरी विधि का मतलब वो ही समूह, जो शिक्षकों का जो समूह है, वो समूह छात्रों से या विद्यार्थियों से प्रश्न और उत्तर करके शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। और उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो समूह है या दल, ये शिक्षकों का जो दल है वो एक विधि का और प्रयोग करता है जिसका नाम है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। तो हम ये कह सकते हैं कि दल शिक्षण में इन 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। और इन 3 विधियों का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है मित्रों कि कोई भी शिक्षा की विधि क्यों ना हो या शिक्षण की जो भी विधि हो, उनका कुछ न कुछ एक मुख्य उद्देश्य होता है और उस मुख्य उद्देश्य को सफल बनाने के लिए वो कार्य किया जाता है या इस प्रकार का शिक्षण कार्य किया जाता है। तो हमने इनकी चर्चा ये की कि दल शिक्षण में ये इन 3 विधियों का प्रयोग किया जाएगा। और जब ये 3 विधि प्रयोग में ली जाती हैं तब ये समझना कि दल शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य सफल हो जाता है। उद्देश्य है वो सफल हो जाता है। और इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो शिक्षण कार्य है, क्या है? शिक्षण कार्य है, या हम ये कहें अधिगम कार्य है। क्या है? यह अधिगम शिक्षण है। वो अधिगम शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाना है, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ये मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो अधिगम शिक्षण प्रणाली है या पद्धति है उसको अधिक से अधिक क्या बनाना है? प्रभावशाली बनाना है। तो मित्रों यही एक प्रकार की विधि है जो समूह में चल के अपना एक उद्देश्य प्रकट करती है। और उस उद्देश्य में शिक्षकों का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने शिक्षण कार्य को या अधिगम शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको सर्वश्रेष्ठ बनाना है। और सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे तो किस रूप में बनाएंगे? क्योंकि ये अध्यापकों का एक दल है, अध्यापकों का एक समूह है। और ये जो अध्यापक हैं, ये अध्यापक, इनकी रुचियाँ क्या हैं, इनकी जो अभिरुचियाँ क्या हैं, या इनके पास मुख्य स्रोत क्या उपलब्ध हैं, इन स्रोतों का, इनके संदर्भ ग्रंथों का या इनकी अभिरुचियों का एक जगह एकजुट करके वो बच्चों के बीच में सामने प्रस्तुत करते हैं या बच्चों के सामने वो प्रस्तुत करते हैं। और प्रस्तुत करने के पश्चात ये इन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। और इन विधियों के माध्यम से अगर वो शिक्षण कार्य सफल हो जाता है तो समझ लेना कि उनका क्या हो गया, उनका जो अधिगम शिक्षण का जो कार्य है वो बिल्कुल प्रभावशाली बन गया। तो इस प्रकार से इनका मुख्य उद्देश्य भी निकलता है और इस प्रकार से ये इन विधियों का भी सहारा लेते हैं। अब हम इसी दल शिक्षण को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे हम यह पढ़ेंगे कि दल शिक्षण में आखिर होता क्या है, इसमें छात्रों के बीच में किस प्रकार से ये अध्यापन कार्य करवाते हैं, या फिर हम ये कहें कि छात्रों के बीच में एक समूह बना करके वो समूह किस प्रकार से उस समूह में किस प्रकार से प्रत्येक विषयों का वो चुनाव करते हैं। तो इसी के बारे में हम आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि दल शिक्षण की जो प्रक्रिया है या दल शिक्षण की जो विधि है, उस विधि को शुरू से लेकर के अंत तक जारी रखने के लिए इनके पास 3 चरण होते हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं दल शिक्षण के 3 सोपान होते हैं। कितने? दल शिक्षण के 3 सोपान होते हैं। सोपान का मतलब होता है मित्रों ये चरण होते हैं। और ये चरण कौन कौन से होते हैं वो देखिए, हमने ये बताया कि शिक्षकों का एक समूह है और वो शिक्षकों का समूह वो 3 प्रकार से कार्य करेगा या 3 भागों में काम करेगा। वो 3 भाग कौन से हैं या 3 सोपान कौन से हैं? तो मित्रों पहला जो सोपान है उसका नाम होता है कि पहले तो वो योजना बनाती है। क्या? कि योजना बनाएगी, जिसको हम कहेंगे कि पहला सोपान तो उनका ये है कि योजना का निर्माण करेगा। पहला सोपान तो ये हो गया, कोई विषय को लेकर के या कोई विषय वस्तु का जो प्रकरण है उसका चयन करेगा। दूसरा उसका है इस योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए। ये जो योजना उन्होंने बना ली, इन योजनाओं को कैसे क्रियान्वित करें, क्रियान्वयन करना है या उनको लागू करना है, या हम कहें कि इन योजनाओं को लागू करने के लिए उनके पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। ये दूसरा चरण हो गया। फिर इस दूसरे चरण के बाद में उनके सामने तीसरा चरण होता है कि उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करें।
मूल्यांकन किस प्रकार से करें? तो कह सकते हैं कि दल शिक्षण का जो कार्य होता है वो 3 चरण में होता है। पहला होता है योजना निर्माण के रूप में होता है। पहले तो उनका योजनाओं का निर्माण किया जाता है, या कोई विषय वस्तु का प्रकरण का चयन किया जाता है। उसके बाद में उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको क्रियान्वित किया जाता है, और फिर उसके बाद में बच्चों के बीच में उस विषय वस्तु से संबंधित क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो 3 चरण हैं वो 3 चरण इस रूप में चलते हैं। अब हम बात करते हैं ये 3 चरण जब चल रहे हैं, या दल शिक्षण के जो 3 चरण आगे बढ़ रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि अध्यापकों का जो समूह बना हुआ है वो भी अलग अलग प्रकार से हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दल शिक्षण में जो अध्यापकों का या शिक्षकों का जो समूह होगा, वो समूह भी 3 प्रकार से बढ़ जाता है। वो 3 प्रकार के समूह बन जाते हैं। वो 3 प्रकार के समूह कौन कौन से हैं मित्रों? वो देखिए, ये है शिक्षकों का समूह होगा, शिक्षकों का समूह या दल होगा। और हमने क्या कहा? हम को क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं दल शिक्षण। ये दल किसका है? ये अध्यापकों का या शिक्षकों का दल है। और ये दल किस रूप में होगा? वो 3 प्रकार का दल हो सकता है। वो 3 प्रकार का दल किस प्रकार से? हमने लिख दिया, अलग अलग विद्यालय। अलग अलग विद्यालय से शिक्षक होंगे। कौन होंगे? शिक्षक होंगे। और किस विषय से संबंधित होंगे? एक ही विषय के शिक्षक होंगे। एक तो दल उनका ये बन गया, ठीक है। और दूसरा दल क्या बनेगा? दूसरा ये हो गया कि हमने पहला में क्या लिखा? अलग अलग विद्यालय के शिक्षक होंगे, किससे संबंधित? एक ही विषय से होंगे। अब दूसरा दल ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग विद्यालय के अलग अलग शिक्षक होंगे। किसके? विषयों के शिक्षक, अलग अलग विषयों के शिक्षक होंगे। दूसरा दल ये बन गया। और तीसरा दल इस प्रकार से बन सकता है कि अलग नहीं, एक ही स्कूल के, एक ही विद्यालय के, एक ही विद्यालय के अलग अलग विषयों के, अलग अलग विषयों के अध्यापक होंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से दल शिक्षण में ये 3 दल बन जाते हैं। पहला दल इस प्रकार से हो गया कि अलग अलग विद्यालय से जो भी शिक्षक होंगे वो शिक्षक किसके होंगे? एक ही विषय के होंगे। फिर दूसरा दल हम इस प्रकार की भी छटनी कर सकते हैं कि अलग अलग विद्यालय से अलग अलग विषयों के होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 3 दल बन जाते हैं, वो दल चाहे किसी भी प्रकार का दल क्यों ना हो, वो दल इसी प्रकार से अपनी योजना बनाएगा और योजना बना करके उसका क्रियान्वयन करेगा और उसका फिर बाद में मूल्यांकन करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दल शिक्षण की जो पद्धति है या दल शिक्षा की जो विधि है, उस विधि के आधार पर हम इस प्रकार के दल का चयन करते हैं। अब रही बात इसकी कि दल शिक्षण में ऐसे कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिसकी वजह से ये आगे जाकर के एक अपना प्रभावशाली शिक्षण अधिगम बना देता है, या इनका उद्देश्य जो होता है वो उद्देश्य बिल्कुल सफल हो जाता है। ऐसे कौन से सिद्धांत है? अब हम उनके सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और वो ही सिद्धांत इस शिक्षण विधि की सारी क्या बन जाती हैं? वो सारी की सारी विशेषताएं बन जाती हैं। तो एक बार हम उन्हीं की चर्चा वापस करेंगे, एक बार चर्चा करेंगे। हम चर्चा का विषय ले रहे हैं कि ये जो शिक्षण कार्य या इस प्रकार का शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, उसमें कौन कौन से सिद्धांत कार्यरत होते हैं। सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो मित्रों, पहला सिद्धांत तो ये हो गया कि जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के बीच में क्या अनुशासन बन रहा है। क्यों हम इस बात को लेकर के ये बात हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमने ये कहा कि अलग अलग विषयों के अलग अलग विशेषज्ञ होंगे। तो ये आवश्यक बन जाता है कि जब अलग अलग विद्यालयों के अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं तो उसमें कोई ना कोई अनुशासन होना चाहिए। एक तो ये है, तो हम ये कहें कि अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन का सिद्धांत इसमें शामिल हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है, दूसरा सिद्धांत यहाँ ये लागू हो जाता है कि यहाँ जो बच्चे हैं या छात्र हैं उनकी समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा। एक ये भी सिद्धांत
ये यहाँ लागू हो जाता है। तीसरा सिद्धांत को लेकर के हम यह कह सकते हैं कि छात्रों में इस प्रकार से जागृति होनी चाहिए, छात्रों में उस विषय के प्रति रुचि होनी चाहिए, और रुचि को लेकर के हम कह सकते हैं कि छात्रों में तत्परता का सिद्धांत होना चाहिए, तत्परता का सिद्धांत होना चाहिए। चलो, हमने तत्परता का सिद्धांत भी लिख दिया। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ा रहे हैं कि इस शिक्षण विधि को जारी रखने के लिए और कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी उनकी यह भी बन जाती कि दल में एक प्रकार से जितने शिक्षकों का समूह है उन सभी का एक उत्तरदायित्व बन जाता है। तो इसलिए इस उत्तरदायित्व को लेकर के कह सकते हैं कि प्रत्येक शिक्षक का एक दायित्व बन जाता है, उस दायित्व का भी एक सिद्धांत बन जाता है। इसलिए हम कहें कि शिक्षकों की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, शिक्षकों की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर हम इसमें यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि इस शिक्षण विधि को आगे बढ़ाने के लिए या सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इसमें छात्रों की जो संख्या होती है वो भी सुनिश्चित की गई होती है। इसलिए हम कहें कि छात्रों की जो संख्या है, छात्रों की या विद्यार्थियों की जो संख्या है वो संख्या भी यहाँ लागू हो जाती है। फिर हम अगले सिद्धांत के बारे में चर्चा करें। कह सकते हैं कि इन छात्रों के बीच में, इन विद्यार्थियों के बीच में जो श्रव्य सामग्री कौन सी प्रयोग में ली जा रही है, दृश्य सामग्री कौन सी प्रयोग में ली जा रही है, उन सामग्रियों का भी सिद्धांत बन जाता है। सामग्री का चयन, कौन कौन सी सामग्रियों का चयन करेंगे और फिर उन सामग्रियों का चयन करने के पश्चात वो किस प्रकार से उन सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, एक ये भी सिद्धांत यहाँ लागू हो जाता है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इस शिक्षण विधि के माध्यम से बच्चों के बीच में यह भी बन जाता है कि छात्र जिस प्रकार से एक निश्चित समय के अंतर्गत बैठते हैं तो वो उनका टाइम क्या होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका समय का सिद्धांत भी यहाँ लागू हो जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि दल शिक्षण में बहुत सारे सिद्धांत उस शिक्षक के साथ, उस छात्रों के साथ एक प्रकार से जुड़ जाता है या अंतर संबंध बना लेते हैं, और तब जाकर के वो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल प्रभावशाली बन सकती है। कैसे बन सकती है? हमने कहा कि इसमें 3 शिक्षण विधियों का, 3 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक तो हमने नाम लिया व्याख्यान के रूप में, एक हमने नाम लिया प्रश्नोत्तर के रूप में, और एक नाम लिया हमने समस्या समाधान के रूप में। ये 3 विधियों के बारे में तो हमने पहले भी चर्चा किया था और कहा था कि ये 3 विधि हैं एक साथ चलेंगी और ये सिद्धांत भी एक साथ चलेंगे। अगर ये सिद्धांत एक साथ चलते हैं तो समझ लेना कि शिक्षण अधिगम है वो बिल्कुल प्रभावशाली बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो 3 शिक्षकों का दल है वो 3 शिक्षकों का दल ये जिम्मेदारी लेकर के साथ चलता है। अब हम बात करते हैं कि ये दल किस रूप में बढ़ जाता है या इनका समय क्या होता है। हमने ये लास्ट में सिद्धांत के रूप में ये लिखा कि ये समय को भी मद्देनजर रखता है। ये समय को मद्देनजर क्यों रखेगा? क्योंकि हमने कहा कि एक समूह है, शिक्षकों का एक बहुत बड़ा समूह है, वो समूह किस प्रकार से बढ़ जाएगा। तो मित्रों, हम इसी समय को लेकर के आगे इसी दल शिक्षण विधि को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसके बारे में कह सकते हैं कि दल शिक्षण का जो काम होता है या शिक्षण कार्य होता है वो मात्र 3 घंटे का होता है। कितने का होता है? 3 घंटे का समय होता है इनके पास। ये 3 घंटे आपस में 3 भागों में बट जाते हैं। किस प्रकार से बटेंगे? क्योंकि इसमें 3 दल बन जाते हैं। वो 3 दल किस प्रकार से बनेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो हम इसी के बारे में बात करें कि ये 3 दल किस, यहाँ इस प्रकार से लिखूंगा कि इसके लिए 3 सभाएं आयोजित की जाती हैं। वो कौन कौन सी सभाएं हैं? एक तो मित्रों होती है आम सभा। आम सभा का मतलब होता है इसमें सभी के सभी शामिल हो जाते हैं। एक होती है, दूसरी सभा होगी लघु सभा, या हम इस सभा का नाम सत्र भी बोल सकते हैं, लघु आम सभा सत्र। और फिर तीसरी होती है मित्रों, ये होती है प्रयोगशाला सत्र। तो मित्रों, ये जो 3 सत्र हमने बना लिए या 3 सभा बना ली, इन तीनों सभाओं का समय, कुल समय कितने घंटे का रहेगा? इसमें 3 घंटे का रहेगा। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट रहेंगी। ये 180 मिनट किस प्रकार से बढ़ जाती है? तो देखिए, हम इसी समय के बारे में बात करें तो हमने ले लिया, पहले बात करेंगे हम समय की। तो मित्रों, आम सभा है, ये
90 मिनट के लिए होगी। कितने मिनट के लिए? 90 मिनट के लिए होगी। लघु सभा है, ये लघु सभा 45 मिनट के लिए होगी और प्रयोगशाला सभा है, ये भी 45 मिनट के लिए होगी। अब देख लीजिए इनका टाइम कितना हो गया, तीनों मिलाएंगे तो बराबर ये कितने हो गए, 3 घंटे हो गए या फिर 180 मिनट हो गई, ये हो गया। सभाओं में छात्र कौन होंगे, छात्र किस प्रकार के होंगे, या छात्रों की संख्या क्या होगी, या हम कहें विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो विद्यार्थियों की संख्या को लेकर के हम आम सभा की बात करते हैं, तो आम सभा का मतलब इसमें जो भी छात्र हैं वो सारे के सारे छात्र इसमें शामिल होंगे। इसलिए हम कहेंगे कि आम सभा में जितने भी विद्यालय के छात्र हैं या उस विषय से संबंधित जुड़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे आम सभा में भाग लेंगे। रही बात हम लघु सभा की बात करें, तो लघु सभा में जो छात्र होंगे, तो मित्रों ये छात्र कितने होंगे, 10 से लेकर के 15 की संख्या के बीच में छात्र होंगे। और प्रयोगशाला में छात्रों की संख्या रहेगी अधिक से अधिक 25 छात्र रहेंगे। तो इस प्रकार से ये आपस में बढ़ जाते हैं। ये बढ़ क्यों गए, इसलिए बढ़ गए क्योंकि मित्रों ये आम सभा में सभी लोग, सभी विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन फ़ायदा किसको मिलता है, फ़ायदा मिलता है यहाँ प्रतिभाशाली बच्चों को। किसको मिलता है, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं या छात्र हैं उनको फ़ायदा मिलता है। लघु सभा में किनको शामिल किया जाएगा, लघु सभा में ये 10-15 के बीच में जो छात्र हैं, ये छात्र कौन से हैं, ये कमज़ोर छात्र हैं। कौन है, ये कमज़ोर छात्र हैं। और वापस प्रयोगशाला में कौन प्रयोग करेंगे, ये सभी छात्र आ जाएंगे। इस प्रकार से मित्रों ये छात्रों की संख्या के ऊपर ये सभाएं डिवाइडेशन या विभक्त हो जाती हैं। बात करते हैं इसमें अध्यापक कौन कौन होंगे। अब हम अध्यापकों की बात करते हैं, ये अध्यापक या शिक्षक कितने होंगे। तो मित्रों इस आम सभा में जो भी शिक्षक होंगे या उनका जो समूह होगा, उस समूह के में जितने भी शिक्षक शामिल है वो सारे के सारे शामिल हो जाएंगे। लघु सभा में कितने शिक्षक शामिल होंगे, लघु सभा में 1 शिक्षक शामिल होगा और प्रयोगशाला सभा में 2 शिक्षक यहाँ कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से इनका ग्रुप बन गया। अब हम बात करें कि ये जो सभाएं बटी हुई हैं, इन सभाओं का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, उसी के बारे में देखिए। अब हम लिखें समस्या कि ये किस प्रकार से समस्या का समाधान करेंगे। तो मित्रों ये जो छात्रों की जो समस्याएं हैं, यहाँ आम सभा में उनकी समस्याएं सामूहिक रूप में सुनी जाएंगी, ये होंगी सामूहिक रूप में। और अब हम बात करें लघु सभा सत्र में, लघु सभा सत्र में जो समस्याएं होंगी, किनकी समस्याएं होंगी, ये कमज़ोर छात्रों की समस्याएं होंगी। और ये कमज़ोर वर्ग के जो छात्र हैं या मंद बुद्धि के छात्र हैं या कम प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, उनकी जो समस्याएं होंगी, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा व्यक्तिगत रूप में किया जाएगा। किस रूप में, व्यक्तिगत रूप में किया जाएगा। छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन किस आधार पर, जांच के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों ये दल शिक्षण होता है। ये दल शिक्षण 3 वर्ग के शिक्षक होते हैं, अलग अलग विद्यालयों से चुने जाते हैं, एक ही विद्यालय से चुने जाते हैं, अलग अलग विषयों के चुने जाते हैं और एक ही विषय के चुने जाते हैं। तो वो 3 प्रकार के जो दल बनते हैं वो इस प्रकार के दल में विभक्त हो जाते हैं। तो मित्रों ये है अपनी दल शिक्षण। अब इसी दल शिक्षण की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, या इनके जो गुण हैं, इनके दोष हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करें दल शिक्षण की जो कमियां हैं और उनके जो लाभ हैं वो क्या क्या है, उनके बारे में हम देखेंगे। पहले हम करें दल शिक्षण की विशेषताएं या गुण की बात करेंगे। तो मित्रों गुण के बारे में हम कह सकते हैं, पहली विशेषता हम यह निकाल सकते हैं, यह कह सकते हैं इसके बारे में कि यह बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित विधि है। और बाल केंद्रित विधि होने के कारण इसके साथ हम यह भी कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक है। किस प्रकार की है, मनोवैज्ञानिक विधि है। एक विशेषता हमने इसमें ये शामिल कर ली या इसके फायदे हमने ये देख लिए। दूसरा हमने ये बताया था, दूसरी विशेषता के बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो विधि है, क्या दल शिक्षण की जो विधि है, ये सामाजिक सरोकार से जुड़ जाती है, सामाजिक सरोकार से जुड़ जाती है। तीसरी विशेषता के बारे में हम कह सकते हैं मूल्यांकन होता है, वो मूल्यांकन तत्काल मूल्यांकन होता है। तत्काल का मतलब शीघ्र मूल्यांकन होता है। अगली विशेषता हम कह सकते हैं
छात्रों में जो कमियां हैं, छात्रों में जो समस्या है या कमियां हैं, उसका तत्काल निराकरण किया जा सकता है। तत्काल निराकरण किया जा सकता है, निराकरण किया जा सकता है। अगर इसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है या विद्यार्थियों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। अगली विशेषता के बारे में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो टोली बनती है या इस प्रकार का जो समूह बनता है वो एक प्रकार से बहुत बड़ा समूह होता है और उस समूह का प्रयोग हम केवल प्राथमिक स्तर की कक्षाओं तक लागू नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि दल, इस प्रकार का जो शिक्षण है वो उच्च स्तर की जो विद्यालय होते हैं, उच्च स्तर की जो कक्षाएं होती हैं या विद्यालय होती हैं, वहाँ तक ये सीमित है या उसके लिए ये फायदेमंद है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि यह एक नया प्रयोग है और नए प्रयोग के साथ नया, हम कह सकते हैं नया प्रयोग है और नए प्रयोग के साथ बच्चे अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करते हैं। इसके साथ हम यह भी कह सकते हैं कि इस विधि में विषय से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं, विषय से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं और जो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं, व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। और व्याख्यान जब प्रस्तुत करते हैं तो वो स्वाभाविक है कि वो वहाँ प्रश्नोत्तर जरूर करेंगे और प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों का वो क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो पद्धति है वो श्रेष्ठ पद्धति है। इसी के साथ हम इसमें कमियां भी निकाल सकते हैं। ये कमियां या हम कहें दोष, या हम कहें दोष। तो मित्रों, दोष सबसे बड़ा हम यह भी कह सकते हैं कि हमने ये लिखा कि ये उच्च कक्षाओं के लिए फायदेमंद है, तो ये स्वाभाविक है कि पहला दोष ये बन जाता है कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उन प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए ये उपयुक्त नहीं है, कि कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। एक कमी हम यह निकाल सकते हैं। दूसरी कमी हम यह निकाल सकते हैं कि ये अधिक खर्चीली है। क्या है? अधिक खर्चीली विधि है। तीसरी कमी हम यह भी निकाल सकते हैं कि इसमें समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है, अधिक लगता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। आपको अच्छी लगी है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ मैं इसी शिक्षण विधि से विराम लेना चाहूँगा। अगली शिक्षण विधि को शुरू करने से पहले तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।